हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल एमएसए के इंस्टीट्यूट आईसीएसई 10 2024 एंड 25 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर तुम लोग को लगे कि सच में हमारा चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुम लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग हर वीडियो के लिए ₹10 एज गुरु दक्षिणा पेड कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे पेड करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास और उस सेट का नंबर उसी पेमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, उस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट रहे, हमको जब मैसेज करोगे तो हम उस क्वेश्चन को यानी कि उस तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट बी। जैसे कि हम लोग पार्ट वन में यानी कि पार्ट ए में हम लोग जो है ऑर्गेनिक का बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका जो डिस्कशन है वो हम लोग सब किए। अब हम लोग पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोकार्बन, नॉमेनक्लेचर ये सब पे डिस्कशन था। अब हम लोग आएंगे कुछ स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन एंड उसका डेरिवेटिव। जैसे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। जो तुम लोग के सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा अभी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद में जब हम लोग ये पांचों कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, 5 टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इन 5 टॉपिक पर बेस्ड जो हम लोग का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा 2024-25 आईसीएसई 10 के लिए, फिर हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम लोग क्वेश्चन में जाने से पहले ये जो 5 टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगर ये 5 टॉपिक तुम लोग अगर अच्छे से समझ लेते हो तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तुम लोग को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होगा, बल्कि तुम लोग को जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एक मोटिवेशन भी आएगा कि हाँ भाई कर सकते हैं अपने से। लेकिन अगर बिना टॉपिक पढ़े अगर यहाँ पहुंच जाओगे तो हो सकता है कि क्वेश्चंस को करने में तुम लोग को दिक्कत हो और फिर लगेगा कि ऑर्गेनिक टफ है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्केन। अल्केन क्या होगा, देखो इसमें जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले ना, एक्चुअल में इसका डिस्कशन हम लोग पार्ट ए में बहुत बार कर चुके हैं। जैसे अल्केन के बारे में, उसका फॉर्मूला, उसका जो प्रॉपर्टीज है, हम लोग बहुत कुछ पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्पीड में निकलेंगे आगे। जैसे अल्केन क्या होगा, अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। जैसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड वाला क्या होता है अल्केन, डबल बॉन्ड वाला अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है अल्काइन। तो अल्केन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब वो अल्केन है। अल्केन फैमिली का देखो यहाँ पे स्टार्टिंग का 4 से 5 मेंबर के बारे में याद रखना। यहाँ फिलहाल देखो 4 मेंबर के बारे में लिखा हुआ है, तुम लोग 5 करना। इसमें हम लोग जो है पेंटेन को ऐड कर देंगे। तो पेंटेन के लिए क्या होता है C5H12। इसके अलावा देखो ये हम लोग का होमोलोगस सीरीज है ना, अल्केन फैमिली का ये होमोलोगस सीरीज है। अब सर ये होमोलोगस सीरीज क्या था, होमोलोगस सीरीज में देखो जितना भी मेंबर्स होगा उसमें सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा, है ना, CH2 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब वो क्या, होमोलोगस सीरीज है। जैसे पहला मेंबर देखो कौन, CH4 यानी कि मीथेन है। अगर हम लोग इसमें प्लस कर दें CH2 को तो हमको क्या मिलेगा, देखो इथेन मिल जाएगा, यानी कि दोनों क्या हम लोग का होमोलोगस है। और अगर तुम यहाँ मीथेन से अगर पेंटेन में जाते हो तब भी ये दोनों क्या है, होमोलोगस है। क्यों, क्योंकि इसमें अगर तुम 4 बार CH2 ऐड करोगे तो अल्टीमेटली तुम जो है पेंटेन तक पहुंच जाओगे। तो ये सब क्या होमोलोगस सीरीज में आएगा। उसके बाद में और आगे, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कुछ आइसोमर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइसोमर याद है, आइसोमर भी देखो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आइसोमर कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो उसका डेरिवेटिव्स होता है, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो अल्केन फैमिली का एक मेंबर हम लोग ब्यूटेन को उठाया। यहाँ देखो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C4H10। यहाँ पे देखो 2 बार हम लोग 2 तरीके से उसको लिखे हैं। एक हम लोग का N ब्यूटेन है। यहाँ पे N मतलब क्या होता है, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल मतलब क्या होगा, नॉर्मल मतलब होता है कि कोई एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी कार्बन है वो मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच है। अगर हम पहला वाला और लास्ट वाला अगर कार्बन बोले, वो तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, देखो पहला वाला और लास्ट वाला। अब बीच में जो कार्बन है वो मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच होगा, इसको हम लोग बोलते हैं N यानी कि नॉर्मल। फिर यहाँ पे देखो उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला पर बेस्ड हम लोग एक और स्ट्रक्चर बनाए, पर देखो ये इसके तरह नहीं है, स्ट्रक्चर इसका अलग है। और देखो ये जो स्ट्रक्चर तुम लोग के लिए नया नहीं है, ये हम लोग पिछले पार्ट में हम लोग कर चुके हैं। तो ये देखो यहाँ पर भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बात करें तो हम लोग का 2 मिथाइल प्रोपेन है, जैसे कि हम लोग नॉमेनक्लेचर में इसको सीखे। तो देखो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है,
एक हम लोग का एन ब्यूटेन है, एक हम लोग का 2 मिथाइल प्रोपेन है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसका मतलब ये क्या है, आइसोमर ऑफ ब्यूटेरियम। एग्जाम में तुम लोग का कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 4 हाइड्रोकार्बन का कुछ दे देगा कंपाउंड, अब बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा ब्यूटेन का आइसोमर है। तो दोनों को देख लेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग, मतलब ये क्या है, ब्यूटेन का आइसोमर है। या फिर एग्जाम में ऐसा बोल सकता है कि ब्यूटेन का कोई 2 आइसोमर बनाई है, तो ये दोनों को बना देना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हम लोग आते हैं पेंटेन का आइसोमर में। यहाँ देखो पेंटेन का टोटल 3 आइसोमर होता है। एक हम लोग का एन पेंटेन है, यानी कि नॉर्मल पेंटेन, यानी कि जहाँ पे कार्बन जो है मैक्सिमम 2 कार्बन से अटैच होगा। दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, देखो ये 2 मिथाइल ब्यूटेन का, ये हम लोग नॉमेनक्लेचर में सीखे, इसलिए हम तुम लोग को और इसको डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं। देखो 2 मिथाइल ब्यूटेन, अब ये हम लोग का आइसोपेंटेन भी इसको बोल सकते हैं। अब आइसोपेंटेन का मतलब क्या होता है, आइसोपेंटेन मतलब होता है एटलीस्ट 1 कार्बन, कम से कम एक कार्बन जो है ना अटैच होगा 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच होगा कोई एक कार्बन कम से कम। जैसे यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वाला कार्बन है वो देखो 3 कार्बन से अटैच है ना, तो किसी भी कंपाउंड में अगर कम से कम यानी कि एटलीस्ट एक कार्बन भी अगर 3 कार्बन से अटैच होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसो। तो यहाँ सेकंड वाला कार्बन देखो 3 कार्बन से अटैच है ना, यानी कि हम लोग का आइसो पेंटेन हुआ। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का बात करें तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन देखो दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। अगर हम इसका बात करें तो देखो ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसीलिए ना दोनों पार्ट बी देखने से पहले ना पार्ट ए एक बार देख लोगे। जो पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि अगर पार्ट ए अगर तुम कर लिए तो पार्ट बी में आने में तुमको कम से कम 30 से 45% तुम लोग को जो है इसमें एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। 50% से ज्यादा हम लोग ये जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी में जो डिस्कशन करेंगे इसका 50% से ज्यादा हम लोग पार्ट ए में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको करने से पहले काइंडली तुम जा करके पार्ट ए अच्छे से रिवीजन करके आ जाओ, फिर देखना पार्ट बी तो मेरा बिना बताए तुम लोग खुद से आंसर करने लगोगे। तो खैर ये वाला हम लोग हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो गया जिसका नॉमेनक्लेचर हो गया, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। अब नियो मतलब क्या होता है, एन यानी कि नॉर्मल समझ गए जहाँ पे 2 मैक्सिमम कार्बन होगा, आइसो भी तुम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं नियो। नियो मतलब एक ऐसा कार्बन होगा जिसमें कोई भी कंपाउंड में एटलीस्ट एक ऐसा कार्बन होगा जो 4 कार्बन से कनेक्ट होगा, 4 कार्बन से अटैच होगा। जैसे यहाँ पे देखो बीच में जो कार्बन है देखो चारों तरफ कार्बन से अटैच है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो पेंटेन बोलेंगे। पेंटेन क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है। नियो क्यों बोले, क्योंकि इसमें एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, दैट्स वाई नियो पेंटेन। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चरल नॉमेनक्लेचर करें तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब देखो यहाँ पे पेंटेन का 3 आइसोमर बना, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन तीनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। अब एग्जाम में इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे तुमसे पूछ सकता है कि पेंटेन का कोई 3 आइसोमर बताइए, ऐसे पूछ सकता है। या फिर मान लेते कोई 4 या 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा जो है पेंटेन का आइसोमर है, जैसे कि हम लोग पार्टी में ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछता है, और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है उसमें हम लोग आएंगे। पहले केमिकल इक्वेशन देख लो। लैब प्रिपरेशन अगर हम लोग को मीथेन का करना होगा तो क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONM। इसको हम लोग सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथानोएट भी बोलते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और साथ में कैटालिस्ट हम लोग लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का, और टेम्परेचर मेंटेन करेंगे हम लोग 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम लोग सोडियम एसीटेट यानी कि सोडियम इथानोएट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी कि सोडा लाइम से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो कहानी कैसा होगा, देखो ये जो CH3 देख रहे हो, ये CH3 इस वाले H के साथ रिएक्शन करेगा, अटैच हो जाएगा। तो CH3 में एक H आएगा तो क्या बनेगा CH4 यानी कि मीथेन बना, प्लस और क्या होगा देखो यहाँ पे देखो एक Na, यहाँ पे एक Na, तो 2 Na हो गया यानी कि Na2। फिर यहाँ देखो एक कार्बन, ठीक है एक कार्बन, और ऑक्सीजन कितना है देखो यहाँ 2, यहाँ पे 1, 3 यानी कि O3। तो जब हम लोग का सोडियम एसीटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इस कैटालिस्ट और इतने टेम्परेचर पे, तो बनाएगा सोडियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनाएगा, मीथेन गैस बनाएगा। लेकिन अगर हमको ये इथेन बनाना होगा यानी कि एक कार्बन बढ़ाना होगा तो यहाँ भी एक कार्बन बढ़ा देंगे। सोडियम इथानोएट की जगह हम लोग लेंगे सोडियम प्रोपानोएट लेंगे यानी कि CH3 CH2 COONM। ये है हम लोग का सोडियम एसीटेट, ये है हम लोग का सोडियम प्रोपानोएट। सोडियम प्रोपानोएट में जब हम लोग फिर यहाँ पे NaOH मिलाएंगे
और सेम टेम्परेचर और कैटलिस्ट हम लोग मेंटेन करेंगे तो बनाएगा, यहाँ पे देखो CH3CH2 है ना, तो CH3CH2 में फिर ये लास्ट वाला हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 कार्बन यहाँ पे, और हाइड्रोजन कितना होगा 3 और 2 5, यहाँ से आएगा 6, तो बन गया C2H6 यानी कि इथेन बना। और साथ में फिर वही सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3। अब एग्जाम में देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जैसे लिखा रहेगा गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन या फिर लैब प्रिपरेशन ऑफ इथेन। पहला कुछ इस तरह पूछ सकता है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्शन ऑफ सोडियम एसिटेट और सोडियम प्रोपेनेट टू मीथेन एंड इथेन, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है। या फिर कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन करके तुम लोग को इतना पार्ट दे दिया जाएगा और लिखा जाएगा कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कहने का मतलब देखो क्वेश्चन जैसे भी पूछे, अगर तुम ये केमिकल इक्वेशंस अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो क्वेश्चन जिस रास्ते से भी पूछ कर आएगा तुम आंसर आराम से दे दोगे। अब घर में करना क्या है तुम लोगों को, इसको प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे ये रिएक्शन करेगा इससे तो ये बनाएगा, ये से रिएक्शन करे तो ये बनाएगा, 2-3 बार रटेंगे, रटने के बाद उसको लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से इसके बाद जितना भी केमिकल इक्वेशन आएगा वो भी याद कर लोगे आराम से। जैसे कुछ बच्चे लोग ये जब केमिकल इक्वेशन याद करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत टफ लगता है, सर बहुत टफ है केमिकल इक्वेशन कैसे याद होता है। अरे आराम से याद हो जाता है, रट्टा मारो। और सबसे एडवांटेज ये रहता है ना कि अगर तुम स्टार्टिंग का केमिकल इक्वेशन अगर याद कर लेते हो, अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आने वाला जो केमिकल इक्वेशन है ना वो तुम लोग के लिए फिर ईजी बन जाएगा। तो हिम्मत करके एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ो, फिर आगे और ईजी है। अगर हम लोग अदर मेथड का बात करें वो तो लैब प्रिपरेशन है ना, लेकिन हम लोग के पास में मीथेन और इथेन को बनाने के लिए और भी डिफरेंट मेथड है जो यहाँ पर देखो। अगर हम लोग मिथाइल आयोडाइड यानी कि आयोडोमीथेन में अगर हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन यानी कि 2H अगर रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ देखो CH3 में एक H आएगा तो बन जाएगा CH4, और एक H जो बचा वो I के साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा। अब इसको अगर याद कर लिया तो भाई ये ऑटोमेटिक याद हो गया। जैसे यहाँ पे C2HBr यानी कि इथाइल ब्रोमाइड है, ब्रोमोइथेन, या फिर देखो नेसेंट हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा तो बना देगा C2H6, और एक हाइड्रोजन जो बचा वो Br के साथ बनाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसका भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लिखा रहेगा जैसे गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम आयोडोमीथेन, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर तुमको इस तरह दे देगा और बोलेगा कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो खैर कहने का मतलब है फिर जैसे भी क्वेश्चन पूछे, पर अगर तुम केमिकल इक्वेशन अच्छे से प्रैक्टिस कर ले होते हो तो हर क्वेश्चन का आंसर आराम से दे दोगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला आता है, जब तुमसे पूछा जाएगा गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ मिथाइल आयोडाइड टू इथेन। देखो जब मिथाइल आयोडाइड से जब मीथेन बोलेगा तो बहुत आसान है, मिथाइल आयोडाइड से मीथेन में जाना बहुत आसान है, नेसेंट हाइड्रोजन मिलाए हो गया। लेकिन जब तुमसे बोलेगा मिथाइल आयोडाइड से इथेन में जाइए तो क्या करते हैं, तो हम लोग एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3I लेते हैं। तब जब मिथाइल आयोडाइड से तुमको इथेन में जाना होगा तो 2 मॉलिक्यूल मिथाइल आयोडाइड लोगे, इसमें 2 मॉलिक्यूल हम लोग सोडियम मिलाएंगे और साथ में कुछ कैटलिस्ट ड्राई ईथर ले लेना, कैटलिस्ट ये रट लोगे अच्छे से कैटलिस्ट के नाम। तो अब जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये जो CH3 के सामने 2 देख रहे हो तो हो जाएगा CH3CH3, सामने में 2 है ना तो लिखेंगे CH3CH3, ये हो गया मेरे देखो 2CH3। अब बचा यहाँ पे 2I और यहाँ पे 2Na, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा 2NaI बनाएगा यानी कि सोडियम आयोडाइड। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें CH3CH3 को अगर कंडेंस करोगे एब्रिवेटेड करोगे तो आएगा C2H6, यानी कि तुम्हारा एक्चुअल में क्या है इथेन है तुम्हारे वाला। देखो तो अगर तुमसे बोला जाएगा मिथाइल आयोडाइड से इथेन बनाइए तो ये केमिकल इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है। अच्छा इस केमिकल इक्वेशन का अपना एक नाम भी है, इसका नाम है वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन कंप्लीट कंबशन। अब देखो यहाँ पे 2 टॉपिक है, एक है हम लोग का कंप्लीट कंबशन, इसके लिए केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, और ये हम लोग का इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर यानी कि इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसको हम लोग कंप्लीट कंबशन को बोल सकते हैं कंबशन ऑफ मीथेन एंड इथेन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन, और ये क्या हम लोग का इनसफिशिएंट। अब इसका भी देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ मीथेन या फिर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द
कंबस्टन ऑफ मीथेन एंड इथेन इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। तो फिर ये वाला हम लोग को केमिकल इक्वेशन दे देना है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, यहाँ पे तुम लोग को ये पार्ट दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सेम यहाँ पर भी है। अब सवाल है कि सर कैसे पहचानेंगे कौन सा कंप्लीट कंबस्टन है, एक्सेस सप्लाई है, कौन सा इनसफिशिएंट है। तो हम एक पहचान बताते हैं। यहाँ देखो, जैसे हम बात करें अगर मीथेन का कंप्लीट कंबस्टन यानी कि एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो यहाँ देखो CH4 का एक मॉलिक्यूल्स है और इसका डबल हम लोग का ऑक्सीजन है, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। तो देखो मीथेन का डबल ऑक्सीजन आ गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस यानी कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी मीथेन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या बर्न होगा तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये दिमाग में रट लो, जब भी कंप्लीट कंबस्टन होगा मीथेन या इथेन का या फिर सफिशिएंट सप्लाई में अगर हम बोलेंगे उसको बर्न कर रहे हैं तो ऑलवेज क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। अब जरा बैलेंस कर लो, बैलेंस करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कितना है, एक, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, एक, ठीक है, कार्बन बैलेंस है। बात करें अगर हाइड्रोजन का, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसको बैलेंस करना होगा। इसके लिए सामने 2 लगा दो तो हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो गया। चलो ऑक्सीजन चेक करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 2O2 यानी कि 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 यानी कि 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। लेकिन अगर यही इनसफिशिएंट सप्लाई होता यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स अगर हम मीथेन लेते तो इसका डबल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ देखो डबल लिए तो एक्सेस हुआ, पर यहाँ डबल नहीं ले रहे, 2 का डबल तो 4 होना चाहिए था ना। तो यहाँ देखो 2 का डबल नहीं है, मतलब ये इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। जब इनसफिशिएंट सप्लाई होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बनाएगा और साथ में फिर पानी बनाएगा। चलो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए कार्बन से स्टार्ट कर लूँ। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 2, और यहाँ कार्बन कितना है, 1। तो पहले कार्बन बैलेंस कर देंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन में। यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 4 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 2। तो सामने 4 लगा दो, इसे 4 2 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4, हाँ हो गया 6 ऑक्सीजन, सही है, बैलेंस हो गया। अब हम बात करेंगे इथेन के लिए। अब इथेन का देखो सफिशिएंट सप्लाई यानी कि एक्सेस सप्लाई क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल इथेन है और 7 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। देखो 7 मॉलिक्यूल्स यानी कि 3 टाइम से भी ज्यादा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई यानी कि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखो 3 टाइम से भी ज्यादा। तो अगर एक्सेस सप्लाई होगा तो फिर वही कहानी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 4 है ना, 2 2 4, तो यहाँ पे तो एक ही है तो सामने 4 लगा दो। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, 2 6 12, तो 12 हाइड्रोजन है पर यहाँ कितना है, 2, तो सामने 6 लगा देंगे। अगर कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ये सफिशिएंट हुआ, 3 टाइम से भी ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें इनसफिशिएंट तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स लो, 2 मॉलिक्यूल्स इथेन लेकर के हम लोग 5 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन लेंगे। अब देखो ये 3 टाइम से भी ज्यादा नहीं, ये 3 टाइम से कम हो गया, ये 3 टाइम से ज्यादा था, ये 3 टाइम से कम है, तो इसका मतलब ये इनसफिशिएंट सप्लाई हुआ। उस केस में क्या होगा, इनसफिशिएंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन कितना है, 4, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 12, तो यहाँ पे 6 लगा दो। बाकी ऑक्सीजन देखो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। तो ये तुम लोग को एकदम याद रखना, एकदम रट्टा मार लेना है केमिकल इक्वेशन को, और बहुत मजा आएगा। 1 2 बार अगर तुम लोग लिख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो किसी को अगर बताओगे केमिकल इक्वेशन बिना देखे अगर बताओगे तो बहुत प्राउड फील होगा। जैसे अगर तुम्हारा कोई दोस्त परेशान है कि भाई देखना मेरे से केमिकल इक्वेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम उसको खड़े खड़े सारे इक्वेशन अगर तुम बता देते हो तो तुमको बहुत अच्छा फील होगा, लगेगा कि यार ये तो बहुत ही आसान काम था, फालतू में डरते थे केमिकल इक्वेशन दिए। और केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्वेशन। जो बच्चा केमिकल इक्वेशन अच्छा से अगर सीख गया, रट्टा मार लिया, क्योंकि देखो अभी ज्यादातर तुमको रटने का काम है, जब बड़े हो जाओगे, बड़े क्लासेस में जाओगे तो वहां पे केमिकल इक्वेशन बहुत समझने का चीज होता है। फिलहाल अभी तुमको रटने का चीज है, तो समझने से ज्यादा इन केमिकल इक्वेशंस में रटने पे ध्यान दो। जैसे सब बता रहे हैं, जैसे बहुत बच्चा बोलेगा सर ये नहीं रटाता, सामने 4 लगेगा कि 6 लगेगा, ये नहीं रटाता, तो ये तुमको रटने कौन बोल रहा है। हम तुमको क्या बोले, अगर एक्सेस सप्लाई है तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा, उसके बाद बैलेंस खुद से कर लो। अगर इनसफिशिएंट सप्लाई है तो रटो, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा, फिर बैलेंस अपने से कर लो। ये सामने का 4 6 रटने जाओगे तो फिर गुलिया जाओगे, और 3 4 इक्वेशन में ही तुम लोग का जो है एग्जाम आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अल्केन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अल्केन में होता है, अल्कीन और अल्काइन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है।
वहां एडिशन रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये तुम लोग के लिए नया नहीं है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो है तुम लोग इससे पहले मैथ में भी यूज किए होगे और भी अदर अदर फील्ड में यूज किए होगे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके उसके जगह में नया चीज को बैठा देना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। जैसे अगर हम मैथ बना रहे हैं, हम बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। एक्स का जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में बैठा दे, मतलब इक्वेशन 1 में जहाँ पे एक्स दिख रहा है उसको हटा के उसके जगह में वैल्यू बैठाएंगे। अगर एक्स का वैल्यू 2 है तो इक्वेशन 1 में जाएंगे, एक्स को रिमूव किए उसके जगह में 2 को बैठा दिए, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग, यानी कि एक को रिप्लेस करके दूसरे को बैठा देना। तो हम लोग का जो अल्केन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। जैसे देखो, अगर हम एक अल्केन फैमिली का जैसे पहले ही मेंबर अगर हम ले लें, जैसे मीथेन ले लें, तो मीथेन में देखो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, 4 हाइड्रोजन, ये मीथेन हो गया। इसको अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2। तो Cl2 को भी हम ब्रेक करके लिखेंगे ऐसे, Cl-Cl। अगर हम इसको अब इसको अल्ट्रा वायलेट रे यानी कि सनलाइट के अगर बीच में इसको हम लोग रिएक्शन करवाते तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो Cl देख रहे हो ये आकर के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ जाएगा, यानी कि दिखने में हो जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा Cl प्लस। अब ये जो H रिप्लेस हुआ ये इस वाले Cl के साथ जाकर क्या बनाएगा, HCl बना लेगा। तो ये हो गया हम लोग को देखो CH3Cl। इसको अगर हम लोग कंडेंस कर दे तो हो जाएगा CH3Cl। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। उसके बाद देखो ऐसा नहीं कि बस एक ही बार सब्स्टिट्यूट होगा, अब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर हम इसमें फिर से अगर क्लोरीन ला के रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, देखो मेरे पास में है CH यहाँ पे Cl है ना, इसमें अगर हम फिर क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो फिर यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ये क्या करेगा, फिर Cl एक H को रिप्लेस करके आके बैठ जाएगा, यानी कि दिखने में हो जाएगा HC ऊपर Cl, यहाँ H, यहाँ पे Cl, अब प्लस ये वाला Cl इस H को लेकर के बना देगा HCl। इसको अगर कंडेंस करके लिखेंगे तो हो जाएगा CH2Cl2। इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अच्छा, ये और अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा। अगर इसको फिर एक बार क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो हो जाएगा, देखो H है, यहाँ पे H था, यहाँ Cl, यहाँ Cl है। अगर हम इसको एक बार और Cl से अगर Cl2 से रिएक्शन करवाएं तो देखने में हो जाएगा, इसको हटा के फिर बैठेगा तो दिखने में हो जाएगा Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, एक बार H और प्लस HCl। इसको अगर हम कंडेंस करेंगे तो दिखने में हो जाएगा CH3Cl। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर इसका एक और कॉमन नेम है, इसको तुम लोग सुने हो, क्लोरोफॉर्म। सुने हो ना, मूवीज वगैरह में दिखाता है, किडनैप करने टाइम सुंगा देता है मुंह में रुमाल में करके, क्लोरोफॉर्म। तो इसका अगर हम केमिकल नेम का बात करें तो केमिकल नेम इसका होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म। एक बार देखो और रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ में, तो अभी लास्ट में दिखने में ऐसा है, देखो Cl 3 बार है, Cl 3 बार है और एक बार H है। इसको अगर हम एक बार और क्लोरीन में रिएक्शन करवाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी कि यूवी लाइट, तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ का एक Cl आकर के H को हटा देगा। तो अब देखो कार्बन के चारों तरफ में क्या बन गया है, Cl बन गया है चारों तरफ में, और फिर बनेगा साथ में HCl। अगर इसको कंडेंस करेंगे तो दिखने में हो जाएगा CCl4, यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे अगर फिलअप में क्वेश्चन आया तो ऐसे लिखा रहेगा, जैसे अल्केन अंडरगोज डैश। अब यहाँ लिखा रहेगा एडिशन और स्लैश में रहेगा सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद लिखा रहेगा रिएक्शन। पूछा जाएगा बताइए अल्केन जो है एडिशन रिएक्शन करता है या सब्स्टिट्यूशन, तो आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। वैसे यहाँ पे देखो मीथेन का 3 यूज है और इथेन का 3 यूज है, पर तुम लोग को इतना यूजेस याद करने का जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखो 3 नंबर यूज है इसका। मीथेन इज यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घर में, और फ्यूल यानी कि जैसे सिलेंडर गैस होता है ना वो सब, तो हम लोग इसको घर में खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल। इथेन भी देखो इज ऑल्सो यूज एज गुड फ्यूल, ये भी एक अच्छा फ्यूल है, लेकिन हम लोग इसको डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया कि लिखा रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। अब वहां पे 4 ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट कर देना। अब एग्जाम में ऐसा मत एक्सपेक्ट करके जाना कि एग्जाम में लिखा रहेगा मेंशन इन वन यूजेस ऑफ मीथेन। चलो आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया
तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिलअप में पूछ सकता है इसको, या फिर टिकआउट में पूछ सकता है, या कुछ भी इस तरह करके घुमा फिरा करके तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छे से याद करोगे, एक बार पढ़ लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे, तो क्वेश्चन जैसे भी घुमा के पूछे क्या फर्क पड़ता है, आखिर पूछेगा तो इसी के बारे में ना। तो क्वेश्चन को समझ गए, आंसर कर दिया। ये दो एकदम अच्छे से, एकदम बाई हार्ट, एकदम एकदम दिल से याद कर लेना इन दोनों यूजेस को, मीथेन का यूज और इथेन का यूज। इसके अलावा अगर नंबर 1 का बात करें तो इसका यूजेस तो समझ लो हम लोग पार्ट ए में ही पढ़ चुके हैं। मीथेन का यूज देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने में होता है, अभी हम लोग देखे थे ना। अगर तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए तो मीथेन को इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर दो, तो बन जाएगा तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन भी बना सकते हैं इसमें हम लोग। फिर इसको हम लोग जो है एसिटिलीन या फिर मीथानल बनाने में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मीथेन तुम्हारा 1 कार्बन कंपाउंड है, मीथानल भी तुम्हारा 1 कार्बन है, तो हम लोग बना सकते हैं उसको। तो ये सब भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये जो 3 नंबर यूजेज है वो अच्छे से करोगे। अब हम लोग आते हैं अल्कीन। देखो जैसे अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, उसी तरह अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n। और अल्कीन फैमिली का यहाँ पे 4 मेंबर है, 3 मेंबर है, तुम लोग जो है उसको पेंटीन तक याद करोगे, जैसे C5H10 तक याद करना तुम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का होमोलोगस सीरीज किसका, अल्कीन का पहला 5 मेंबर का। उसके बाद हम लोग आते हैं, अच्छा एक चीज और याद रखना, अल्कीन को हम लोग ओल्फिन्स भी बोलते हैं। ये पार्ट ए में हम बता दी इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसको हम लोग ओल्फिन बोलते हैं। ओल्फिन मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग। जैसे अल्केन को हम लोग बोलते हैं पैराफिन, पैराफिन मतलब होता है लेस रिएक्टिव। तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्फिन, या फिर बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराफिन, और 4 ऑप्शन रहेगा, तो समझ जाना। अब यहाँ फिर हम लोग आते हैं आइसोमर में। आइसोमर का कहानी तुम लोग को पता हो गया है, इसलिए बार बार अब हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो ब्यूटीन का यहाँ पे 3 आइसोमर है, इसको तुम लोग अच्छा से रट लोगे। आइसोमर के बारे में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग। जैसे यहाँ पे देखो ब्यूट 1 इन और यहाँ पर है ब्यूट 2 इन, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H8, लेकिन देखो दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। यह है ब्यूट 1 इन और यह है ब्यूट 2 इन, तो ये दोनों क्या हुआ, आइसोमर हुआ। कैसा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। कैसा है, पोजीशन आइसोमर है, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ ना, इसलिए पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों का, तो भाई ये दोनों या फिर ये दोनों, ये लोग भी तो आइसोमर है, लेकिन देखो ये दोनों कैसा है, चेन आइसोमर है। क्यों, जैसे हाँ ये देखो ये हम लोग का ये दोनों हम लोग का पोजीशन आइसोमर होगा, पर ये वाले इसके साथ देखो चेन आइसोमर होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक कार्बन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों क्या होगा हम लोग का, चेन आइसोमर होगा। ठीक है, और तीनों हम लोग क्या है, आइसोमर। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन रहेगा, वही तुम लोग को 4 या फिर 6 हाइड्रोकार्बन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए इसमें से कौन कौन सा ब्यूटीन का आइसोमर है। प्रिपरेशन ऑफ इथीन यानी कि लैब प्रिपरेशन, ये भी देखो केमिकल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन रहता है जैसे गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन, या फिर लिखा रहेगा गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथानॉल या फिर इथाइल अल्कोहल टू इथीन। क्वेश्चन जैसे ही पूछे बस तुमको याद रखना है। देखो ये पूरा याद रखने का जरूरत नहीं है, ये पार्ट हटा देना, सिर्फ ये वाला केमिकल इक्वेशन को याद रखो कि अगर हम इथाइल अल्कोहल में यानी कि C2H5OH में अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर लगाते हैं और उसको हीट करते हैं हम लोग 170 डिग्री तक, तो क्या बनाएगा, C2H4 बनाएगा, यानी कि इथीन बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, लिखा रहता है कि जैसे कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथीन बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एन एग्जांपल ऑफ। अब डैश करके 2 ऑप्शन रहेगा, फिलअप में अगर आया डैश करके 2 ऑप्शन रहेगा, डिहाइड्रेशन या फिर हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे देखो इथाइल अल्कोहल में जो वाटर है वो बाहर भाग गया ना, इथीन को छोड़ के देखो भाग गया, यानी कि इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो क्वेश्चन ने पूछा था ये जो केमिकल इक्वेशन ये क्या है, तो ऑप्शन रहेगा डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन और भी बहुत सारा ऑप्शन रहेगा। तो याद रखना ये क्या हम लोग का डिहाइड्रेशन है। तो यहाँ देखो 3-4 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सबका आंसर सेम रहेगा। फिर हम लोग आते हैं डिहाइड्रो हैलोजेनेशन। हैलोजन क्या होता है, ग्रुप 17 का जितना देखो मेंबर होता है सब क्या होता है, हैलोजन में आता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या है, हैलोजन है। और ये सब हम लोग का अल्काइल है, यानी कि ये सब हम लोग का अल्काइल हैलाइड हुआ, हैलोजन की वजह से हैलाइड, और ये अल्काइल है यानी कि अल्काइल हैलाइड। अब अगर अल्काइल हैलाइड से अगर तुमको इथीन बनाना है तो क्या करेंगे,
हम लोग डी हेलोजेनेशन करेंगे, यानी कि डी हाइड्रो हेलोजेनेशन, यानी कि जो हेलोजन है उसको हटा देंगे। तो कैसे हटाओगे? एक्वस या फिर यानी कि हॉट एंड कंसंट्रेटेड KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। इसमें क्या होगा, ये जो K देख रहे हो ना, K, ये Cl को लेके उड़ जाएगा, बनाएगा KCl। फिर यहाँ जो OH है, एक H को लेके उड़ जाएगा, बनाएगा H2O। अब यहाँ से एक H को लेके उड़ गया तो क्या बचा? C2H4। तो देखो यहाँ पे क्या बचा? C2H4। अब अगर एक केमिकल इक्वेशन समझ गया तो ये दोनों हम लोग का सेम है, यानी कि एक याद किया, तीनों कंप्लीट हो गए हम लोग का। जैसे यहाँ पे देखो इथाइल आयोडाइड यानी कि आयोडो इथेन, उसके साथ अगर हम लोग KOH का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से K और I देखो उड़ जाएगा, बनाएगा KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। फिर यहाँ जो OH है, यहाँ एक H को लेकर उड़ जाएगा तो क्या बनाएगा? H2O। अब यहाँ से एक H को लेकर उड़ गया तो यहाँ पे क्या बचा? H4 बचा, और साथ में C2 यानी कि C2H4, मतलब इथीन बना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यूजेज ऑफ इथीन। इथीन का क्या क्या यूज है? यहाँ देखो, वैसे तो तुम लोग को 6 यूज दिया हुआ है, लेकिन 2-3 ऐसा है जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 नंबर, इट इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फल को पकाने में हेल्प करता है, ऐसे याद रखना है। उसके बाद मेकिंग पॉलीथीन, ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वेल्डिंग वाला, देखो यहाँ पे, हाँ, कटिंग एंड वेल्डिंग इसमें यूज होता है। बस ये 2-3 याद रखोगे, काम हो जाएगा। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली जो इथीन देख रहे हो ना, इसका एक और नाम है इथाइलिन भी इसको बोलते हैं। कहीं ऑप्शन में इथाइलिन रहेगा तो समझ जाना इथीन के बारे में बात हो रहा है। ये एक्चुअल में ना जो नेचुरल प्लांट हार्मोन है ना, ये उसमें रहता है, जिसकी वजह से वो फल को पकने में हेल्प करता है। हम लोग आते हैं अल्काइन में। अल्काइन क्या होगा? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। और यहाँ पर देखो, इसका भी 3 मेंबर है, एक और मेंबर C5 को बढ़ा लो तो C5 में क्या होगा? H8 हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ नाम हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे ट्रिवियल नेम है और उसका कुछ IUPAC नेम है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ये वाला, जैसे एसिटिलीन दे देगा हम लोगों को और पूछेगा इसका IUPAC नेम बताइए, तो आंसर क्या होगा? इथाइन। या कभी कभी ऐसा होता है कि इथाइन दे देगा और बोलेगा इसका ट्रिवियल नेम यानी कि कॉमन नेम बताइए, तो आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आइसोमर में आते हैं। तो आइसोमर का देखो कहानी अब हम लोग को बार बार डिस्कस करने का जरूरत है ही नहीं। यहाँ देख सकते हैं हम लोग 2 का आइसोमर दिया हुआ है। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखो पोजीशन अलग है। तो ये हम लोग क्या है? पोजीशन आइसोमर है, किसका? ब्यूटाइन का। 2 ही आइसोमर होता है उसका। अब हम लोग आते हैं लैब प्रिपरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर भी केमिकल इक्वेशन पूछने का वही सेम तरीका रहेगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द लैब प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन यानी कि इथाइन, या फिर लिखा रहेगा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड टू एसिटिलीन, या फिर ये पार्ट दे देगा और बोलेगा इसको कंप्लीट कीजिए और बैलेंस कीजिए। तो तुम लोग याद रखोगे, जब बोलेगा कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्शन करवाना है यानी कि CaC2, ये रिएक्शन करेगा जब वाटर से, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर लेना होगा तो बनाएगा CaOH ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2। C2H2 लिखो, या फिर तुम उसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कंडेंस करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को, बस रटो। CaC2 प्लस 2 H2O मिलेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन यानी कि इथाइन बनाएगा। ऐसे रटो 2-3 बार हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे लैब प्रिपरेशन के लिए 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि 2 ही कॉम्पोनेंट्स है इसका। एक हम लोग का है ये वाला, एक दूसरा आगे वाला हम लोग का 1,2 डाइब्रोमो इथेन। देखो ये वाला CH2 यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ये क्या हम लोग का 1,2 डाइब्रोमो इथेन। 1,2 क्यों? क्योंकि A का 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमो है, डाई क्योंकि 2 है, इथेन क्योंकि 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई इथेन। इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अगर इसके साथ इसके हेल्प से अगर हम लोग को एसिटिलीन यानी कि इथाइन बनाना है तो क्या करना होगा? हम लोग को फिर 2 मॉलिक्यूल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा। इससे फायदा क्या होगा? यहाँ देखो जो 2K है वो इस 2Br को लेके निकल जाएगा, ऊपर Br नीचे Br, तो 2 Br है और यहाँ पे 2K है, तो 2K और 2 Br मिलकर के बनाएगा 2KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद में यहाँ पे जो 2OH है वो यहाँ से 2 हाइड्रोजन को लेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो यहाँ से हाइड्रोजन को जुगाड़ होगा 2 होगा, और यहाँ पर क्या है? 2OH है, 2OH, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? 2H2O बना लेगा। अब बचा क्या?
यहाँ पे H2 था, यहाँ पे H2 था, तो एक एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास में। तो देखो एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन के पास में। अब चूंकि कार्बन के पास में एक ही हाइड्रोजन है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यानी कि बन गया हम लोग का इथाइन यानी कि एसिटिलीन। तो केमिकल इक्वेशन को अच्छे से याद कर लोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि इन दोनों इक्वेशन में से एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, ऐसा है। अब हम लोग आते हैं इसका यूजेज में। तो यहाँ पर देखो 4-5 यूजेज दिया हुआ है, पर उतना ज्यादा यूजेज याद करने का जरूरत नहीं है, एक दो अच्छे से याद कर लो, बाकी ऐसे हल्का सा पढ़ लेना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, आर्टिफिशियल राइपेनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट। आर्टिफिशियली हम लोग जो है जो फ्रूट को राइपेनिंग करते हैं किसके हेल्प से, एसिटिल यानी कि इथाइन के हेल्प से। देखो आप बच्चे लोग ना कंफ्यूज आते हैं, सर इथिन में भी राइपेनिंग था, इथाइन में भी राइपेनिंग था, तो हम लोग कौन से को टिक करेंगे। तो टेंशन लेने का नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आया कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन हेल्प इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो उसमें दो में से कोई एक ही रहेगा, या तो इथाइन का ऑप्शन रहेगा या फिर इथीन का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, दोनों कभी साथ में नहीं आएगा। तो इथीन आए या फिर इथाइन आए, तुम लोग उसमें टिक कर देना, आर्टिफिशियली आए नेचुरली आए जो आए, दोनों में से कोई एक को देखना, टिक मार देना। उसके बाद में इसका एक और दो यूज देख लो, जैसे इसको हम लोग एल्युमिनियम वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सैलिक हुआ, पॉलीमर हुआ, आर्टिफिशियल रबर हुआ, एक ही याद रखो, एक में इसका काम हो जाएगा, उतना फिर याद करने का जरूरत नहीं है। टाइम है तो एक दो याद कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब हम लोग आते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 और साथ में क्या रहेगा, OH रहेगा। अगर तुम लोग इसको ध्यान से देखो तो ये तुम लोग का जाना पहचाना है, ये क्या है, ये एक्चुअल में हम लोग का अल्काइल है। देखो अल्काइल यानी कि R, और उसके साथ में क्या रहेगा, OH अटैच रहेगा, तो ये बन गया हम लोग का अल्काइल अल्कोहल यानी कि अल्कोहल बना। अब इसमें तो इसका कुछ होमोलॉगस सीरीज के बारे में लिखा हुआ है, 4 दिया हुआ है, एक हम लोग अपने से और इंट्रोड्यूस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो C4H9 तक है, तो हम लोग करेंगे C5। अब बोले N के लिए अगर तुम 5 बैठाओगे तो यहाँ पे H के पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और साथ में क्या है, OH है, यानी कि बन गया हम लोग का पेंटानॉल, या फिर बोल सकते हैं पेंटाइल अल्कोहल। अच्छा, इस टेबल से जो सबसे काम का चीज़ है वो ये है, यहाँ देखो CH3OH का कॉमन नेम यानी कि ट्रिवियल नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम क्या हम लोग का, मिथानॉल है। और क्या काम का चीज़ है, कभी कभी क्वेश्चन बोलता है मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ऐसे उसका स्ट्रक्चर बना दोगे, ठीक है। दूसरा इथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा, इथानॉल होगा। अगर बोला जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ये बना देना। ये हम लोग का यहाँ पे काम का चीज़ था। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रिपरेशन में बढ़ते हैं कि लैब प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा इथाइल अल्कोहल का। तो बहुत ही आसान होता है, कुछ अल्काइल हैलाइड लेकर के आओ, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड लेकर के आए, उसको हम लोग एक्वस KOH, एक्वस मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म, यानी कि लिक्विड फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो इसका K और इसका Br मिलकर के बना देगा KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, और इसका जो CH3 है वो इस OH के साथ रिएक्शन करके बनाएगा CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल। अब अगर इसको तुम याद कर लिए अच्छे से तो ये दोनों देखो तुम लोग को गिफ्ट में मिल जाएगा, यानी कि ये देखो ऑटोमेटिक याद हो गया। कैसे, देखो यहाँ पर भी सेम कहानी, इसका K और इसका Cl मिलकर बना देगा KCl, बचा क्या C2H5 और ये वाला OH, देखो इथाइल अल्कोहल। एंड इन द सेम वे दिस आल्सो। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, यहाँ देखो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो इसका नेचर कैसा होता है, दे आर इनफ्लेमेबल, वोलेटाइल, लिक्विड। यहाँ पे देखो तीन चीजें है, एक है इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब क्या होता है, जिसमें जल्दी आग लग जाता है, तो बहुत जल्दी इसमें जो है फायर कैच कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसको अगर तुम खुला ऐसे रख दो तो वो उड़ जाएगा। जैसे पेट्रोल भी क्या होता है, वोलेटाइल होता है ना। अगर तुम पेट्रोल का बॉटल अगर ऐसे खोल दो, या फिर हम लोग बाइक का जो बाइक में जैसे तेल भर रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, अगर उसका ढक्कन अगर हम लोग खोल के छोड़ दे पूरा पेट्रोल उड़ जाएगा, तो वो भी क्या होता है, वोलेटाइल होता है। फिर लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, इनफ्लेमेबल है और वोलेटाइल लिक्विड है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द पर्टिकुलर टेम्परेचर और द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉइल। जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि वाटर स्टार्ट टू बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अल्कोहल में थोड़ा सा अजीब चीज होता है। अजीब क्या होता है, देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट उसके मॉलिक्यूलर वेट के साथ बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर हम बात करें मिथाइल अल्कोहल का और फिर ले लें एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, तो भाई जाहिर सी बात है इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है इथाइल अल्कोहल का मिथाइल अल्कोहल से क्या है, ज्यादा है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो 64.5 और इसका 78.3 है।
लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है। तुम अगर 1 kg वाटर लो, या मान लेते हैं तुम 10 kg वाटर लियो, या फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करो, 1 लीटर ले लो, या फिर मान लेते हैं तुम 10 लीटर ले लो। तो अगर तुम्हारा 1 लीटर जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करना स्टार्ट होगा, तो तुम्हारा 10 लीटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल करना स्टार्ट होगा। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है, जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। नंबर 3 में है सोल्युबिलिटी, दे आर सोल्युबल इन वाटर। इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर बात करेगा डेंसिटी का, तो ये लाइटर होता है, किससे? वाटर से लाइटर होता है। अब प्रॉपर्टी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रॉपर्टी में जैसे मान लेते हैं कोई 4 ऑप्शन देगा और लिखा रहेगा कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, कौन सा इसमें से अल्कोहल का प्रॉपर्टी नहीं है। अब लिखा रहेगा नहीं है अगर, अब उसमें से 3 ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन गलत रहेगा। यानी कि ऐसा रहेगा जैसे अगर बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी, कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो 3 प्रॉपर्टी वाला दिया रहेगा, जैसे मॉलिक्यूलर वेट का, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का बोले, या फिर टेम्परेचर का बोले, डेंसिटी का बोले, 3 सही रहेगा और एक सच में उसका प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो समझ जाना उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सारा प्रॉपर्टी याद कर लो, ऐसे टिकॉट में पूछ सकता है। फिर हम बात करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, अगर तुम इथाइल अल्कोहल को अगर ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा? वाटर। तो केमिकल इक्वेशन को अच्छे से रट्टा मार लेना। उसके बाद में आते हैं हम लोग एक्शन विद सोडियम, यानी कि अगर तुम अल्कोहल को यानी कि CH3OH को अगर तुम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हो और दोनों दो मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे तो क्या बनाएगा? बनाएगा हम लोग का 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3ONA बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम मिथ ऑक्साइड। मिथ, तो तुम मिथाइल अल्कोहल को लेके काम किए तो बनाया सोडियम मिथ ऑक्साइड। अगर यही इथाइल अल्कोहल को लेके काम करते तो बनाता सोडियम ईथ ऑक्साइड बनाता, यानी कि 2C2H5ONA बनाता। तो एक याद के दूसरा हम लोग को फ्री में मिल गया। उसके बाद हम लोग आते हैं रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम अल्कोहल का अगर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या मिलेगा? देखो, सबसे पहले तुम लोग इसको ना ऐसे याद रखना, जैसे यहाँ पे देखो मिथाइल अल्कोहल है और हम लोग का एसिटिक एसिड यानी कि इथानोइक एसिड, तो इन दोनों रिएक्शन करेगा तो कैसे फॉर्मेशन होगा? देखो यहाँ पे CH3COO देख रहे हो, साथ में क्या है? H। तो हम लोग क्या करते हैं, इस H को इस CH3 के साथ हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, तो देखने में हो जाता है CH3COO और इस H को हटा के हम क्या बैठाए? CH3 बैठाए। देखो अब ये जो H हटाए थे वो इस OH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। इसका नाम हो गया हम लोग का मिथाइल एसीटेट। यहाँ पे CH3 है ना, इसीलिए बोलेंगे मिथाइल एसीटेट बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं अगर इथाइल अल्कोहल को अगर ले लेते हैं, अगर इथाइल अल्कोहल का अगर हम लोग एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते तो क्या होता? यहाँ पर देखो सेम काम होगा। CH3COO देख रहे हो, इस H को हटा के हम क्या बैठाएंगे? C2H5 बैठाएंगे। तो देखो CH3COO C2H5, देखो CH3COO C2H5, ये बन गया हम लोग का इथाइल एसीटेट। यहाँ CH3 था ये वाला मिथाइल एसीटेट, यहाँ पे C2H5 है, दैट्स वाई इथाइल एसीटेट। साथ में क्या बनेगा? पानी बनेगा। अब जानते हो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका एक खास बात है, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्यों बोलते हैं इसको एस्टरिफिकेशन? क्योंकि ये जो मिथाइल एसीटेट और जो तुम इथाइल एसीटेट देख रहे हो इज नथिंग बट दी एस्टर। ये क्या है? एस्टर है। अच्छा, इसका स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी फ्रूटी स्मेल होगा। याद रखोगे, यहाँ से भी क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकते हैं। यूजेज ऑफ इथाइल अल्कोहल, अब इसका यूज देखते हैं। तो यहाँ देखो 4 है, एक दो अच्छे से याद कर लो। जैसे पहला अगर हम बोले इट इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर गम्स एंड रेजिन, गम्स एंड रेजिन के लिए एज अ सॉल्वेंट काम करता है, यानी कि अगर गम को अगर हम लोग इथाइल अल्कोहल में अगर डुबा दे तो उसमें डिजोल्व हो जाएगा। फिर है उसके बाद में इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो इसको हम लोग एस्टर बनाने में यानी कि परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं, ये याद रखना है। और एंटी फ्रीज और ऑटोमोबाइल रेडिएटर में भी यूज करते हैं, ये भी तुम लोग को याद रखना है। तो इसे हल्का फुल्का याद रखोगे। उसके बाद हम लोग आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस साल सिलेबस में हम लोग को ऐड कर दिया है, 2 टाइप के यहाँ पे अल्कोहल दे दिया। देखो कमर्शियल फॉर्म ऑफ इथानॉल। कमर्शियल मतलब क्या होता है? बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस के लिए इथानॉल का यूज। देखो पहले अगर हम बात करें इथानॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल का बात करें तो ये तो एक ड्रिंकिंग बेवरेज है, यानी कि इसको जो है पिया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर बोले तो ये शराब है इथाइल अल्कोहल। लेकिन इथाइल अल्कोहल का बहुत मास लेवल में यूज होता है इंडस्ट्री में।
इथाइल अल्कोहल तो एज अ ड्रिंकिंग बेवरेज है, पी पा रहा है सब लोग, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ इंडस्ट्री में भी है। अब इंडस्ट्री में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, डाई बनाने में और बहुत काम है। अब सोचो अगर तुम एक कंपनी खोलते हो जिसमें डाई या फिर ये सब बनाने का काम या फिर परफ्यूम बनाने का काम आ रहा है, तुम अपने लेबर्स लोग को डंबल डंबल करके, बैरल जो होता है बैरल यानी कि डंबल डंबल करके अगर उनको दे दो इथाइल अल्कोहल और बोलो कि जाओ परफ्यूम बनाओ, डाई बनाओ, ये करो वो करो, तो अब समझ रहे हो इसका तो, ये तो अल्कोहल है ना, वो तो ढाल कर पीना शुरू कर देगा। अगर बोलोगे जाओ परफ्यूम बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बैठ के कोना में बैठ के पिएगा सब, तो इथाइल अल्कोहल तुम्हारा गैप कर देगा पी करके। तो ऐसे हम लोग उसको नहीं देते कि जाओ जाकर के यूज कर लो। तो उस इथाइल अल्कोहल को ना थोड़ा सा ना पॉइजनस कर दिया जाता है, यानी कि इसमें जैसे पायरिडाइन मिला देंगे हम लोग, पायरिडाइन हो गया जिससे उसका ना फुल स्मेल हो जाएगा, गंदा महकेगा। उसके बाद में इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट मिला सकते हैं, ये सब पॉइजनस सब्सटेंस है, कॉपर सल्फेट मिला देंगे। और इसमें 5% हम लोग मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल डाल देंगे। इससे क्या था, ये तो तुम्हारा ड्रिंकिंग बेवरेज था, अगर कंपनी में यूज करेंगे लेबर लोग बनाने की वजह से कुछ वो पिएगा बैठ कर खत्म कर देगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऐड कर देते हैं। अब ये हो गया डीनेचर्ड अल्कोहल हो गया, अब ये पीने लायक नहीं है, बल्कि नाक भी नहीं वहां पे कोई ले आ सकता, इतना महकेगा भी है, तो इसी को लोग बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। अब तुमसे एग्जाम यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देगा और बोला जाएगा बताइए इथानॉल को डीनेचर्ड बनाने के लिए कौन कौन सा उसमें सब्सटेंस हम लोग ऐड करते हैं। तो याद रखोगे पैरिडाइन है, कॉपर सल्फेट है और 5% उसमें मिथाइल अल्कोहल डालेंगे। डीनेचर्ड अल्कोहल को हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट भी बोलते हैं, ताकि जो है तुम्हारा लेबर लोग उसको पी के खत्म नहीं करते। उसके बाद आता है स्पूरियस अल्कोहल। अगर हम बात करें स्पूरियस का, तो ये इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन इसका करो तो स्पूरियस का माने होता है फॉल्स, या बोल सकते हैं बैड, या फिर बोल सकते हैं अनऑथेंटिक, यानी कि ये बेकार चीज है, ये वाला बेकार अल्कोहल। बेकार क्यों, देखो स्पूरियस अल्कोहल को हम लोग इलिसिट भी बोलते हैं, इलिसिट, इलिसिट अल्कोहल। इलिसिट मतलब होता है इलीगल, यानी कि ये वाला जो अल्कोहल है वो लॉ के अकॉर्डिंग या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग इलीगल है। और स्पूरियस अल्कोहल जो होता है वो फैटल, वो होगा फैटल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि अगर आदमी इसको पिएगा तो मर सकता है। देखना बहुत उन्हें शराब पी के मर जाता है, लीवर खराब हो गया, ये हो गया मर जाता है, तो वो स्पूरियस अल्कोहल वो लोग पीता है। इथाइल अल्कोहल तो बहुत अच्छे से उसको डिस्टिलेशन करके बनाया था ना, लेकिन जो है ना स्पूरियस अल्कोहल को सही से डिस्टिलेशन नहीं करता है, क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्टिलेशन करने जाएगा तो कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो उसको सही तरीके से डिस्टिलेशन नहीं करेगा, जैसे तैसे उसका डिस्टिलेशन किया, प्यूरिफाई किया और कर करके स्पूरियस अल्कोहल बोतल बोतल में भर देता है, और सब जाकर कम दाम में उठा उठा के पी रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसमें मिथानॉल का यानी कि मिथाइल अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इसमें जो है प्रोपोर्शन रहता है। यहाँ देखो सिर्फ 5% मिथाइल अल्कोहल डाले, और भी साथ में बहुत कुछ था, लेकिन 5% मिथाइल अल्कोहल डाले, देखो पीने लायक नहीं बचा ना, मर सकता है आदमी पी करके। अब सोचो इसमें तो पूरा भर भर के मिथाइल अल्कोहल रहता है स्पूरियस अल्कोहल में, तो ये बहुत नुकसान करेगा। ये फैटल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन होता है, पी के मर सकता है आदमी, तो ये नहीं पीना चाहिए इसको। लेकिन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में ये वैनिश करने में या फिर पेंट करने में यूज होता है। तो ये हम लोग का स्पूरियस एंड डीनेचर्ड अल्कोहल। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसका स्ट्रक्चर एसिटिक एसिड का। पहले कुछ स्टेटमेंट हो जाए, ठीक है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। अब देखिए जो कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH कभी ऐसे साथ में भी रह सकता है, या फिर ज्यादातर ही कुछ इस तरह रहता है, C के साथ डबल बॉन्ड बनाता है एक O, और फिर एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा OH। तो कभी साथ में देखो COOH, या फिर इस कंडीशन में देखो, समझ जाना दोनों ही क्या हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इज नोन एज ऑक्सैलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हम लोग ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। दिस कंपाउंड पोजेज एसिडिक प्रॉपर्टी। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, जैसे देखो हम यहाँ पे बताए हैं C डबल बॉन्ड O OH रहेगा, तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O OH है, ये हम लोग का हो गया फंक्शनल ग्रुप किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब कार्बोक्सिलिक में जो भी आएगा जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है या प्रोपानोइक एसिड है, सब में वैसे ही COOH रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ होमोलोगस सीरीज का, जैसे कि अल्कीन अल्कीन अल्काइन अल्कोहल, सब में हम लोग देखें कि सबका अपना होमोलोगस सीरीज होता है, यानी कि ढेर सारा कंपाउंड रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या चीज का डिफरेंस रहता है, CH2 का डिफरेंस होता है।
यहाँ पर भी देखो सेम केस है, अगर फॉर्मिक एसिड में अगर हम लोग CH2 लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। उसी तरह अगर हम एसिडिक में अगर CH2 लगाते हैं तो हमको मिलेगा प्रोपानिक एंड सो ऑन। कभी कभी ऐसा रहता है एग्जाम में कि जैसे फॉर्मिक एसिड देगा और हम लोग से दे दिया प्रोपानोइक एसिड। अब पूछेगा बताइए क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज है, हाँ बिल्कुल है। अब बच्चे लोग यहाँ पे इसको ना फॉल्स कर देता है, क्यों, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि सिर्फ CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब बोलेगा सर अगर हम इसमें CH2 ऐड करते हैं इसमें तो हम यहाँ तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये दोनों होमोलोगस कैसे हुआ। नहीं, देखो यहाँ पे CH2 मतलब सिर्फ एक CH2 नहीं, एटलीस्ट एक CH2 रहता है, यानी कि कम से कम एक CH2। जैसे अगर हम इसमें एक CH2 मिलाते तो ये मिलेगा, अगर तुमको यहाँ आना है तो तुमको 2 बार CH2 लगाना होगा, यानी कि ये दोनों क्या हम लोग का होमोलोगस सीरीज का पार्ट है। अगर एग्जाम में आएगा कि क्या ये दोनों होमोलोगस सीरीज है, बिल्कुल है, यहाँ पे तुमको 2 बार CH2 लगाना होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये कॉमन नेम, कॉमन यानी कि ट्रिवियल नेम। एक होगा ट्रिवियल नेम और एक होता है IUPAC नेम। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने से पूछता है फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम बताइए, द आंसर इज मिथानोइक। एसिडिक एसिड का क्या होगा, इथानोइक। तो कभी कभी कॉमन नेम दे देगा और IUPAC पूछेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि IUPAC दे देगा और तुमसे कॉमन नेम पूछेगा। तो इसको भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 ही का याद रखना है, ये 2 का याद रखने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे ईयर में क्वेश्चन आया भी है इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह यहाँ पे पूछता है हम लोग से, जैसे ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर एसिटिक एसिड यानी कि इथानोइक एसिड। तो इस तरह करके स्ट्रक्चर बना देना है। अगर इसको कंडेंस करके लिखेंगे एब्रिवेटेड तो क्या होगा, CH3COOH होगा। और जब बोलेगा स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देखो सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, वैसे देखना बुक में बहुत सारा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, पर सिलेबस में जो है बस हम वही पढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो अगर हम बात करें पहले ओडर यानी कि उसका स्मेल का, तो कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट स्मेल। एसिडिक एसिड का स्मेल कैसा होता है, पंजेंट। पंजेंट मतलब क्या होता है, हार्ड स्मेल होता है, हार्ड। विनेगर जो टेस्ट उसका होता है ना स्मेल, वो विनेगर का इसमें स्मेल होगा, बहुत हार्ड स्मेल होता है, यानी कि हम उसको ऐसे सूंघ नहीं पाएगा आदमी, इतना हार्ड होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पंजेंट। बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट का, तो एनहाइड्रस एसिड, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एक होता है हाइड्रेटेड जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है, और ये एनहाइड्रस एसिड है यानी कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सेंट होगा। एनहाइड्रस एसिड ऑन कूलिंग, जब इसको हम ठंडा करेंगे, फॉर्म अ क्रिस्टलाइन मास, ये एक क्रिस्टल बना देगा यानी कि सॉलिड फॉर्म बना देगा उसको, अगर हम लोग उसको ठंडा करेंगे। मास रिजेंबलिंग आइस, रिजेंबलिंग मतलब होता है लाइक, मतलब आइस के जैसा होगा, रिजेंबलिंग आइस मतलब आइस के जैसा दिखने लगेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे हम लोग को वही 3-4 प्रॉपर्टी दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा उसका प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट बोला 17 डिग्री, एक्चुअल में पूरा एग्जैक्ट 17 नहीं होता है, ये एक्चुअल में 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। चलो ठीक है, 17 भी अगर ऑप्शन में देगा तो ठीक ही है। तो ऐसा होगा कि जैसे वहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिडिक एसिड इज जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे 20 देगा तो समझ जाना ये गलत ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, वो नॉट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा 17 यानी कि 16.6 के आसपास में रहता है। तो बस 2 ही पढ़ना है, सिलेबस में तुम लोगों का 2 ही है। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। देखो जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जितना भी केमिकल इक्वेशंस है, उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, खूब अच्छे से करना, क्योंकि मान के चलो एग्जाम में 3 से 4 केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या उससे ज्यादा भी हो सकता है, 3 से 4 लेकिन एकदम कंफर्म रहेगा ही रहेगा केमिकल इक्वेशन बेस्ड। पूछने का तरीका अलग अलग रहेगा लेकिन आंसर एक ही है हम लोग का। जैसे ये वाला देखो, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोग से, जैसे गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एसीटेट फ्रॉम एसिटिक एसिड, या फिर तुमसे जो है ये वाला पार्ट दे देगा, इतना पार्ट, और बोलेगा कंप्लीट एंड बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, या फिर बोलेगा कन्वर्जन ऑफ, गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू सोडियम एसीटेट। तो खैर पूछने का तरीका जो भी रहे, तुम केमिकल इक्वेशन को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर लो। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा हो जाएगा। अब देखो जैसे हम एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट। इसको याद कैसे रखोगे, देखो जैसे देखो CH3COOH है, तो ये जो H है ना, H इसको हटा देंगे, इसको रिप्लेस करेंगे किससे, Na से।
तो इस H को हटा के हम यहाँ क्या बैठाएंगे Na, तो हो जाएगा CH3COO Na यानी कि सोडियम एसीटेट। फिर देखो यहाँ जो OH बचा उस इस H के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O बना देगा। और ये तो तुम लोग के लिए जाना पहचाना होना चाहिए, याद इसको प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में हम लोग यूज किए थे, मीथेन और इथेन में। उसी तरह अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड करें, यहाँ पे NH4 होगा, थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, NH4 होगा, NH4OH, यानी कि अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करें तो अगर तुम ये वाला केमिकल इक्वेशन याद कर लियो तो ये ऑटोमेटिक याद हो गया। सर कैसे, देखो यहाँ पर देखो जैसे CH3COO, फिर यहाँ पे H देख रहे हो, तो H को इस बार रिप्लेस करेंगे किससे, अमोनियम यानी कि NH4 से, तो देखने में हो जाएगा CH3COO NH4, देखो CH3COO NH4 यानी कि अमोनियम एसीटेट। फिर बचा क्या यहाँ पे OH, और ये वाला OH मिला के क्या बन गया, H2O। तो ऐसे एकदम स्मार्टनेस के साथ में केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस करना, एक याद हो गया तो लेंस से सब याद हो जाएगा। जैसे ये वाला देख लो, यहाँ पर भी देखो सेम काम है, एसिटिक एसिड का हम लोग को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना है। देखो ये वाला रिएक्शन हम लोग अल्कोहल में भी पढ़े, हम लोग अल्कोहल में था ना स्टरीफिकेशन, स्टर बनना था, देखो वही चीज है। अब जैसे यहाँ पे देखो CH3COO है और यहाँ पे C2H5OH घुमा के लिखा हुआ है पर इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर भी सेम काम करना है। CH3COO देख रहे हो, इस H के जगह में इसको रिप्लेस करके हम क्या बैठाएंगे, C2H5 बैठाएंगे, तो देखने में हो जाएगा CH3COO C2H5 यानी कि इथाइल एसीटेट। अब देखो नाम भी याद रखना बहुत आसान है, देखो यहाँ पे Na है दैट्स वाई सोडियम एसीटेट, यहाँ पे अमोनियम है दैट्स वाई अमोनियम एसीटेट, यहाँ पे देखो इथाइल है दैट्स वाई इथाइल एसीटेट। देखो याद रखना भी कितना आसान है, एक बार केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में एकदम एक्यूरेसी के साथ में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। चलो बात करते हैं इसका यूजेस का। तो यूजेस में देखो यहाँ पे 7 यूजेस है, पर इतना तुम लोग को याद नहीं करना है, सिर्फ 2-3 याद करो, अच्छे से काम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 एज अ सॉल्वेंट फॉर रेजिन्स एंड सेल्यूलोज, ये याद रखेंगे। उसके बाद में नंबर 5 में इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज परफ्यूम एस्टर एटसेट्रा, इसको याद रखेंगे। उसके बाद में बस अब उतना जरूरत नहीं है, बस ये 2 याद रखो हो जाएगा। और ये विनेगर तो तुम लोग को पता ही है ना, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, बस और ज्यादा यूजेज याद रखने का जरूरत नहीं है। चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ICSE 10 2024 एंड 25। ये हम लोग एक तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं अब तक उसी के बेस पर ही हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को करने से पहले पूरे वीडियोस को अच्छे से देख लोगे, क्योंकि अगर पूरे वीडियोस को अच्छे से देख के समझ जाते हो, रिविजन कर लेते हो, उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे तो खूब मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा तुम लोग को। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करोगे, नहीं तो जैसे क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, अब मन में आएगा सर ये कहाँ से आ गया, ये मेरे बुक में है क्या, सर ये तो बहुत टफ लग रहा है, ऐसा फील होगा। लेकिन पढ़ के आओगे, अच्छे से रिविजन करके आओगे, देखना बहुत मजा आएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, अल्केन अंडरगोज एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बताओ अल्केन में कैसा रिएक्शन होता है, एडिशन होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है। तो याद करो सब्स्टिट्यूशन हम लोग किस में पढ़े हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन कहाँ पढ़े, सर अल्केन में पढ़े। कौन सा केस लेके हम लोग पढ़े थे, क्लोरीन वाला, याद है जिसमें हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बना रहे थे। तो वहां पे वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ना, जहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन बैठ रहा था, क्लोरीन, इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अल्केन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एडिशन हम लोग वहां नहीं पढ़े थे, एडिशन कहाँ पढ़े थे हम लोग, अल्कीन और अल्काइन में पढ़े थे, जहां पे हम लोग अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करके उसको अल्केन बना रहे थे, अल्काइन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके उसको हम लोग अल्कीन बना रहे थे, फिर उसमें और ऐड कर देंगे तो अल्केन तक पहुंच जाएंगे। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन में एडिशन है और अल्केन में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। तो अल्केन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है अल्कीन अंडरगोज, अल्कीन में क्या होता है, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन। अभी डिस्कस हम लोग कर रहे थे, अल्कीन में क्या होगा, एडिशन होगा, अल्काइन में भी क्या होता है, एडिशन होता है। देखो 3 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। अब आते आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग। देखो अब तुमको स्टेटमेंट पढ़ करके आइडेंटिफाई करना होगा कि किसके बारे में बात किया जा रहा है। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, अ रिएक्शन, अच्छा किसी रिएक्शन के बारे में बात किया जा रहा है। अ रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। यहाँ पे हैलोजन मतलब क्या, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब। तो रिएक्शन का नाम बताओ जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को हटा करके किसी हैलोजन यानी कि जैसे क्लोरीन को बैठाते। तो भैया भी ताजा ताजी है, ये वाला सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रहा था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, जहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हम लोग क्या करे थे, क्लोरीन बैठाए थे, और उसका 4 स्टेप रिएक्शन करके हम लोग देखे थे। लास्ट में कहाँ पहुंचे थे हम लोग, CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में।
तो ये रिएक्शन कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन को हटाए क्लोरीन बैठ रहा है? द आंसर इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको करना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो पहला आंसर हो गया। दूसरा है दी हाइड्रोकार्बन। अच्छा, किसी हाइड्रोकार्बन के बारे में आइडेंटिफाई करना है। दी हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड ओल्फिन्स। अच्छा, ओल्फिन्स मतलब क्या था? ऑयल फॉर्मिंग। तो ऑयल फॉर्मिंग हाइड्रोकार्बन कौन सा है? अल्कीन है। याद है ना, हम लोग इसको दो दो तीन तीन बार पढ़ चुके हैं हम लोग। अल्कीन होता है हम लोग को ओल्फिन्स, और अल्केन क्या होता है? पैराफिन्स। पैराफिन्स मतलब क्या था? लेस रिएक्टिव। दी हाइड्रोकार्बन ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन। देखो आ ही गया, ये क्या होगा? अल्केन होगा। नंबर 4 में है दी हाइड्रोकार्बन। अच्छा, फिर हम लोग को हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकाने में कौन सा हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल है? तो तुम लोग यहाँ पे दो आंसर लिख सकते हो, इथीन भी लिख सकते हो, इथीन को हम लोग इथाइलिन भी बोलते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे इथाइन भी लिख सकते हैं, इथाइन। इथाइन देखो इसका आईयूपीएसी नेम है, अगर कॉमन नेम का बात करें तो एसिटिलीन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो सैचुरेटेड कौन होता है? अल्केन होता है सिर्फ। हाँ, अगर हम लोग अनसैचुरेटेड का बात करें तो दो होता है, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। लेकिन अगर हम बात करेंगे सैचुरेटेड का तो कौन होता है? अल्कीन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। हम लोग से बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड। बताइए इन चारों में सैचुरेटेड कौन होगा? क्या ये होगा? नहीं सर, ये तो एल्कीन का फॉर्मूला है और एल्कीन तो नहीं होता है सैचुरेटेड। क्या ये वाला होगा? नहीं सर, ये तो अल्काइल है, अल्काइल। वो तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के रेस से ही बाहर है, क्योंकि अगर हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का बात करें तो दो आता है इसमें। एक आएगा हम लोग का अल्केन वाला सैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड का बात करें तो अल्कीन और अल्काइन आएगा। अल्काइल तो रेस से ही बाहर है, अल्काइल हम लोग का रेस से बाहर रहेगा। क्या CnH2n-2 होगा? नहीं सर, ये तो सर अल्काइन है, ये भी तो अनसैचुरेटेड होता है। तो ले दे के बचा कौन? ये बचा, ये क्या हम लोग का? अल्कीन। तो देखो डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता था हम लोग से, या यहीं पे हम पूछ सकते थे तुम लोग से, बताओ इसमें से कौन सा सैचुरेटेड है, और लिखते अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, अल्काइन, ऐसे लिखते। लेकिन चीज़ों को और थोड़ा सा ट्विस्ट लाया गया है, अल्केन अल्कीन नहीं लिख करके बल्कि उसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया। यानी कि अगर कोई बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने आते हो तो तुमको दो नॉलेज होना चाहिए। पहला ये नॉलेज होना चाहिए कि सैचुरेटेड कौन है? अल्केन है। अब अल्केन का तुमको जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो इस तरह करके सेट किया गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? अल्केन। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर देखो पूछा इसमें से सैचुरेटेड कौन है। अब सैचुरेटेड जब पूछा, देखो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुछ नहीं लिखा, ना ही जनरल फॉर्मूला है। तुमको एक एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे C5। तो C5 किसके लिए आता है? पेंट के लिए आता है, 5 कार्बन है। अब हमको इसमें देखना है कौन सा होगा। जैसे अगर हम इसका ही बात करें C5H10, तो क्या ये इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है? नहीं सर, नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर तुम इसके हिसाब से अगर बैठाते C5 तो H के लिए क्या हो जाता? 12 हो जाता। तो अल्केन के लिए होना चाहिए था C5H12, पर यहाँ पर क्या है? C5H10 है। ये एक्चुअल में देखा जाए तो पेंटीन है ना। 5 कार्बन वाला अल्कीन मतलब क्या? पेंटीन है। अच्छा, कभी कभी ना एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आइडेंटिफाई करने बोलेगा हाइड्रोकार्बन ऑफ अल्कीन हैविंग 5 कार्बन एटम्स। अल्कीन बताइए जिसमें 5 कार्बन एटम होता है, तो आंसर क्या होगा? पेंटीन। क्या ये वाला होगा? नहीं सर, ये तो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। देखो CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 बैठाएंगे तो यहाँ पे 2 5 10 -2 कितना होगा? 8। यानी कि ये एक्चुअल में क्या है? पेंटाइन है, अल्काइन विथ 5 कार्बन आइटम्स, ये तो पेंटाइन है। क्या ये होगा? नहीं होगा। तो बचा ये वाला हम लोग का। देखो ये हम लोग का इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, देखो C5H12। यानी कि इन चारों में हम लोग का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है? ये वाला है। ये क्या एक्चुअल में हम लोग का? पेंटेन है। देख रहे हो यहाँ पे और घुमाए क्वेश्चन पूछ दिया। यानी कि तुमको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कौन सैचुरेटेड होगा ये पता होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसको पुट करके तुमको ये भी आना चाहिए कि इसमें पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो देखो C5H12। क्वेश्चन नंबर 7, खूब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन देखो केमिकल इक्वेशन पर बेस्ड है हम लोग का। जैसे पहला क्वेश्चन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताना है, लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम सोडियम इथानोल, यानी कि सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट से हम लोग क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। तो देखो सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला क्या था? CH3COONA, और उससे हम लोग क्या बनाना है? मीथेन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए थे NaOH।
और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर हम लोग मेंटेन कर रहे थे 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे याद है क्या बना था, जैसे ये Na और ये Na और CO सब मिलकर क्या बनाएगा, ये भी O ले लो तो बना देगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस ये जो CH3 है इस H के साथ मिलकर क्या बना रहा था, मीथेन बना रहा था, CH4 गैस बन के उड़ गया। सेकंड वाला है लैब प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपानोएट। अच्छा, सोडियम प्रोपानोएट से बनाना है, तो सोडियम प्रोपानोएट का फॉर्मूला क्या था, CH3 CH2 COO Na। इसमें भी सेम काम, इसमें भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड डाल करके 300 डिग्री पे हम लोग इसको हीट कर देंगे। तो फिर क्या बना रहा था, Na2CO3 बना रहा था और साथ में क्या बनाएगा, C2H6 गैस बनाएगा, उड़ जाएगा। देखो एक बार रट लिए हम लोग तो क्या फटाफट लिख रहे हैं हम लोग। नंबर 3 में देखो कन्वर्जन ऑफ आयोडोमीथेन टू मीथेन। अच्छा, आयोडोमीथेन से क्या बनाना है, मीथेन बनाना है। भाई ये भी तो बहुत ही आसान था। आयोडोमीथेन मतलब क्या, CH3I। इसको हम लोग मिथाइल आयोडाइड भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे ना, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहाँ पे 2H है ना, तो एक H इसके पास आएगा तो CH3 बन जाएगा CH4, और यहाँ जो एक हाइड्रोजन बचा वो I के साथ मिलके बना देगा HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो 3 क्वेश्चन कितना आराम से हो गया। और इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता, खूब इंपॉर्टेंट है, लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 8, गिव द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल आयोडाइड टू इथेन। अच्छा, मिथाइल आयोडाइड से इथेन में जाना, ध्यान से मिथाइल से इथेन में पहुंचना है। याद है कैसा रिएक्शन है, वर्ड्स रिएक्शन है ना, जैसे मिथाइल आयोडाइड लेंगे CH3I प्लस Na और साथ में यहाँ पे ड्राई ईथर एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ देखो तुमको मिथाइल आयोडाइड से इथेन में पहुंचना है ना, तो इथेन में तो 2 कार्बन होता है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तब ना 2 कार्बन बनेगा इथेन के लिए। साथ में एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो बन जाएगा हम लोग का CH3 और हो जाएगा 2NaI। ठीक है, यहाँ जो CH3 था 2 बार लिख दिए, CH3 क्योंकि सामने 2 था ना, और यहाँ जो 2I बचा और 2Na के साथ मिलकर 2NaI बन गया। चलो बी नंबर में देखते हैं। बी में बोला है बर्निंग ऑफ मीथेन इन एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। देखो मीथेन का जब बर्निंग करेंगे तो 2 केस आता है, एक होता है एक्सेस सप्लाई यानी कि कंप्लीट कंबस्शन, और एक होता है हम लोग का इनसफिशिएंट सप्लाई। तो खैर यहाँ पे इनसफिशिएंट के बारे में बात कर रहा है, तो देखो CH4 है, यहाँ पे हो जाएगा CH4 प्लस ऑक्सीजन। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना होगा। इनसफिशिएंट का केस क्या था, यहाँ पे हम लोग लेते थे 2 और यहाँ लेते थे हम लोग 3। तो जब भी मीथेन हो या इथेन हो, जब भी इनसफिशिएंट सप्लाई में बर्न होता है तो ऑलवेज बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में क्या बनाएगा, वाटर। जब लोग कंप्लीट कंबस्शन करते हैं यानी कि एक्सेस सप्लाई करते हैं तो उस टाइम में बनाता है CO2 प्लस H2, लेकिन इनसफिशिएंट में क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। अब चलो जरा बैलेंस कर ले। यहाँ पे देखो 2C है ना, तो यहाँ पर भी 2 लगाना होगा। हाइड्रोजन कितना है देखो यहाँ पे 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 लगाना होगा, हो गया। उसके बाद में सी नंबर में है कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथेन। अच्छा, इथेन का कंप्लीट कंबस्शन यानी कि एक्सेस सप्लाई किसका, इथेन का ना, तो यहाँ पे लेंगे C2H6 प्लस ऑक्सीजन। अब एक्सेस सप्लाई है तो एक्सेस सप्लाई के हिसाब से हम लोग को इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 2 और यहाँ पे हम लोग लेते हैं 7, यहाँ पे 2 यहाँ पे 7। ये कब लेंगे, कंप्लीट कंबस्शन में। जब इनसफिशिएंट होगा तो चेंज होगा, ये यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 आ जाता है। तो खैर अभी तो कंप्लीट यानी कि एक्सेस है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। एक्सेस सप्लाई में ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड, इनसफिशिएंट में ऑलवेज क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो कार्बन कितना है, 4 है, यहाँ 4 लगाना होगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 12, तो यहाँ पे 6 लगाना होगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी सब हम लोग का केमिकल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से हम लोग को इथीन बनाना है, तो ये हम लोग का 9 नंबर का ए चल रहा है। किससे बनाना है, इथाइल अल्कोहल से। तो पहले लिखो इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। इससे हम लोग क्या बनाना है, इथीन बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको डिहाइड्रेट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेट करेंगे कैसे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे कंसंट्रेटेड, और 170 डिग्री पे हम लोग इसको हीट करते हैं। तो जैसे इथाइल अल्कोहल को 170 डिग्री पे हीट करोगे H2SO4 के हेल्प से, तो
इथाइल अल्कोहल को वो डिहाइड्रेट कर देगा, यहाँ से यानी कि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा तो प्लस होगा H2O, ये बाहर आ गया। अब सोचो अगर यहाँ से H2O निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन था, 2 निकल गया तो कितना हाइड्रोजन बचा, 4 बचा, और कार्बन कितना है, 2 है, यानी कि C2H4। ये क्या हम लोग का है, ईथीन है। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको चाहो तो ऐसे लिख देना, HC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक लटका दिए, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। जब बोलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए तब तो भाई ये मैंडेटरी, तुमको ऐसे ही लिखना है। जब नहीं बोलेगा तो हम उसको कंडेंस करके यानी कि एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। बी में है कन्वर्जन ऑफ इथीन टू ईथेन। तो इथीन को कन्वर्ट करना है इथेन में, तो पहले इथीन लिखो यानी कि C2H4 लिखेंगे। किस में कन्वर्ट करना है इसको, इथेन यानी कि C2H6 में कन्वर्ट करना है। देख ही सकते हो यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन का ही कमी है ना, तो एक काम करो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, लेकिन साथ में यहाँ पे कैटलिस्ट निकल भी देना होगा, Ni यानी कि निकल। ये बना हम लोग का इथेन, इसको यहाँ पे लिख देना इथीन, खूबसूरत हो जाएगा थोड़ा, इसको यहाँ पे लिख देना इथेन। लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से बनाना है तो पहले कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस इसमें वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम लोग, कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा यानी कि CaOH प्लस क्या बनाएगा, इथाइन यानी कि C2H2 बनाएगा। देखो इथाइन या फिर एसिटिलीन, तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं ऐसे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इससे बनाना है ना, तो पहले इसको लिखते हैं 1,2 डाइब्रोमो इथेन। कैसे लिखेंगे देखो, H2C डबल बॉन्ड, डबल नहीं इथेन है ना तो सिंगल बॉन्ड, H2C सिंगल बॉन्ड CH2। फिर देखो 1,2 डाइब्रोमो है यानी कि 1 पे भी ब्रोमो होगा और 2 पर भी ब्रोमो होगा। ये हो गया हम लोग का 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। इससे हम लोग को क्या बनाना है, इससे हम लोग को इथाइन बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स KOH लेते हैं यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा होगा, एल्कोहलिक होना चाहिए, एल्कोहलिक होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में इसको हम लोग बॉईल करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बॉईल कर देना। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे आएगा पहले C2H2 यानी कि हम लोग का इथाइन आ गया, और क्या आएगा साथ में प्लस 2 KBr आएगा। ये कहाँ से आया देखो, यहाँ से 2 K और यहाँ से 2 Br मिलकर क्या बना दिया 2 KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। और क्या बनाएगा देखो, 2 मॉलिक्यूल साथ में वाटर भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन और बचा थे ना, तो 4 हाइड्रोजन और ये मिलकर के वाटर बना दिया। तो ये बन गया हम लोग का इथाइन। अब इसको तुम लोग स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हो, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट तुम लोग इथाइन लिख सकते हो। ये सब भी याद रखोगे, जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग है, ये एल्कोहलिक, ये सब लिखोगे, इससे खूबसूरती बढ़ता है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। सेकंड पार्ट है इसमें लैब प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइड। तो देखो मिथाइल ब्रोमाइड से बनाना है ना, तो पहले मिथाइल ब्रोमाइड लिखो यानी कि CH3Br। इसको हम लोग ब्रोमोमीथेन भी बोल सकते हैं या फिर मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बनाना है, मिथानॉल बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ। ये KOH कैसा होगा, एक्वस। ये सब हम लोग पढ़े हैं जब तुम लोग का एल्कोहल पढ़ा रहे थे, तो इसमें देखो हम पढ़ाए थे पूरा केमिकल इक्वेशन। ये लोग एक्वस, एक्वस मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म होता है। इसका रिएक्शन बहुत ही ईजी था, देखो यहाँ से ये CH3 इस OH के साथ आके मिल जाएगा तो बना देगा CH3OH। अब यहाँ जो K और ये Br बचा, ये मिलकर के बना देगा KBr। देखो बन गया मिथानॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल। थर्ड में है बर्निंग ऑफ इथानॉल। इथानॉल को बर्न करना है, तो इथानॉल को बर्न करना है तो पहले इथानॉल लिखो C2H5OH। इसको बर्न करना है यानी कि क्या लगाना होगा, ऑक्सीजन लगाना होगा। अब इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, इथाइल अल्कोहल को जब ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का रहेगा, 3, याद रखेंगे। अब जब भी इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ये ऑलवेज क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ये तुमको याद रखना है। जैसे ये याद रखेंगे कि इथाइल अल्कोहल को जब बर्न करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि O2 आएगा, लेकिन साथ में 3 लगाना है, ये तुम लोग को याद रखना है।
दूसरा चीज तुम लोग को याद रखना है कि जब ये बर्न होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। अब रहा बात बैलेंस करने का, वो तो बहुत ही ईजी काम है। यहाँ देखो कार्बन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देना। चलो अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 3 लगा दो, बैलेंस भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर भी देखो केमिकल इक्वेशन आ गया, कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू सोडियम इथॉक्साइड। इथाइल अल्कोहल से इसमें आना है ना, तो सबसे पहले हम लोग इथाइल अल्कोहल लिखेंगे, यानी कि C2H5OH लिखेंगे। यहाँ से हम लोग कहाँ जाना है, सोडियम ईथ ऑक्साइड में जाना है। तो सोडियम ईथ ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, यहाँ प्लस करके जगह छोड़ दे रहे अभी। सोडियम ईथ ऑक्साइड का फॉर्मूला था C2H5ONA, ये हो गया हम लोग का सोडियम ईथ ऑक्साइड। अब यहाँ से यहाँ आना है तो क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम चाहिए ना, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब जरा बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 लगेगा। तो देखो क्या क्या बना हम लोग का, यहाँ पे C2H5 जो था वो इस Na को लेके चला गया, तो हो गया हम लोग का 2C2H5ONA। अब साथ में क्या बच गया हम लोग को, देखो ये H बचा ना, क्योंकि ये पार्ट जो है पूरा H को रिप्लेस करके Na बैठ गया है। अब साथ में 2 H बचा, तो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन। कितना इजी रहा, C2H5O में गए यहाँ पे, फिर H जो देख रहे हो ना, H को हटा के कौन बैठा, Na बैठा, तो बन गया C2H5ONA। अब यहाँ जो H बचा था पर वो तो 2H था ना, तो इसीलिए हो गया H2। ये H2 रिलीज होगा, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगाए, और नहीं तो यहाँ पे सिर्फ H बचता। अब सिर्फ H तो एग्जिस्ट करता है नहीं, तो यहाँ पे H2 को लाने के लिए हम लोग को दोनों जगह 2 बैलेंस करना पड़ा। आते हैं बी नंबर में, कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एसिडेट। इथाइल अल्कोहल से इथाइल एसिडेट में आना, तो पहले लिखो इथाइल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। यहां से जाना है हम लोग कहाँ, इथाइल एसिटेट में जाना है, तो भाई CH3COOH के साथ इसका रिएक्शन करवाओ, और यहाँ पे H2SO4 डाल देते हैं हम लोग, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं एज अ कैटलिस्ट। क्या बनाएगा हम लोग का, CH3COO, ये जो H है उस H को हटाए कौन बैठेगा, C2H5 बैठेगा, C2H5। अब क्या बचा, अब देखो यहाँ OH बचा, यहाँ पे एक H बचा, मिलाकर ये क्या बन गया, H2, यानी कि वाटर बन गया। तो ये बना हम लोग का इथाइल एसिटेट। इसको देखो हम लोग कार्बोक्सिलिक अल्कोहल दोनों में पढ़े इसको हम लोग। इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और ये इथाइल एसिटेट बना है, इसका स्मेल कैसा होता है, इसका स्मेल फ्रूटी स्मेल होता है। अच्छा ये तो हम बात की दोनों, देखो दोनों हम बात किए इथाइल को लेकर के, इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल। अगर मान लेते क्वेश्चन में चेंज करके इथाइल की जगह मिथाइल अगर दे देगा, तो एकदम सेम प्रोसेस, एकदम सेम प्रोसेस। यहाँ जैसे C2H5OH है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3OH हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल। ये सेम रहेगा, CH3COOH ये सेम रहेगा, तुम्हारा कैटलिस्ट सेम रहेगा। और यहाँ देखो जो बना था CH3COOH, अब बन जाएगा CH3COO, और C2H5 की जगह क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। अब यहाँ का देखो OH और यहाँ का H मिलकर ये क्या बना देगा, प्लस पानी बना देगा। ये बना था हम लोग का इथाइल एसिटेट, ये बन जाएगा हम लोग का मिथाइल एसिटेट। ये CH3 के लिए मिथाइल और ये पूरा के लिए एसिटेट होता है। पार्ट सी में देखो बोला है कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथीन। इसको लोग प्रिपरेशन ऑफ इथीन में पढ़े इसको ना, यहाँ पे क्या करना होगा, डिहाइड्रेशन करना होगा। जैसे मेरे पास में इथाइल अल्कोहल है, C2H5OH है, अगर उससे हमको इथीन में जाना है तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाएंगे और साथ में टेम्परेचर हम कर देंगे 170। क्या बना देगा, C2H4 बना देगा प्लस पानी बन जाएगा। C2H4 हम लोग क्या है, ये हम लोग का है इथीन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें केमिकल इक्वेशन नहीं है, फटाफट देख के सिर्फ आंसर देना है। एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग को बताएं, ये हम लोग पार्ट ए में पढ़े, इसको हम लोग क्वेश्चन भी किए इसका हम लोग। साइक्लिक में तुम लोग के सिलेबस में एक ही है, साइक्लिक में कौन है, बेंजीन। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। अच्छा इसका स्ट्रक्चर भी याद रखोगे, इसका स्ट्रक्चर हम तुम लोग को बताए हैं, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए हैं, याद रखोगे ठीक है ना। C यहाँ पे आएगा, C यहाँ आएगा, C यहाँ, C यहाँ, C, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और सब में एक एक करके H लगा देंगे। ये याद रखोगे तुम लोग इसका स्ट्रक्चर, एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। अब काउंट कर लो, देखो 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन है। चलो पार्ट 2,
पार्ट 2 में बोला है द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट मतलब क्या? CH3 CH2 COO Na, सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट एंड सोडा लाइम। सोडा लाइम मतलब क्या? NaOH। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन सोडियम प्रोपेनोएट एंड सोडा लाइम आर हीटेड टुगेदर। जब दोनों को मिला के हीट करेंगे तो क्या बनाएगा? तो भाई बहुत ही आसान चीज़ है, ये बनाएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा? C2H6 बनाएगा यानी कि इथेन। इसको हम लोग देखो लैब प्रिपरेशन ऑफ इथेन में हम लोग इसको पढ़े हैं। क्या देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पार्ट 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। इन चारों में ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? मीथेन। फटाफट इसका आंसर हो जाएगा। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन होता है, क्या होता है? अच्छा, अनसैचुरेटेड में कौन कौन था? अल्कीन था, अल्काइन था। तो अल्कीन और अल्काइन में क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 में बोला है द कंपाउंड विच इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इथिन यूज करते हैं। नंबर 6 में है द आईपीसी नेम ऑफ द फॉर्मिक एसिड। देखो ये सब क्वेश्चन हम लोग पूरा डिस्कस किए हुए, इसलिए हम इसमें तुम लोग के लिए टाइम नहीं ले रहे हैं। ये सब हम लोग का पूरा डिस्कस किया हुआ है। आईपीसी नेम ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का हम लोग का आईपीसी नेम बताना है। जब उसका होमोलोगस सीरीज का टेबल हम दोनों को बता रहे थे तो बताए थे ना, इन दोनों का कम से कम तुम लोग आईयूपीसी नेम और कॉमन नेम याद रखोगे। तो देखो आईयूपीसी नेम बताना है किसका? फॉर्मिक एसिड का। तो क्या होगा? मिथानोइक होगा। याद है फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे रहेगा H। ये याद रखोगे क्योंकि हो सकता है कभी कभी स्ट्रक्चर बना करके पूछ ले, तो इतना बार अच्छे से प्रैक्टिस करो ना कि अगर स्ट्रक्चर भी आ जाए तो फट से तुम्हारा दिमाग कैलकुलेट कर ले कि सर ये आपका फॉर्मिक यानी कि मिथानोइक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1। अब फिलअप का क्वेश्चन आ गया। कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। इथीन से जब हम इथेन में आते हैं, इथीन क्या था? C2H4। इससे जब हम लोग इथेन में आते हैं यानी कि C2H6 में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रेशन होता है या हाइड्रोजनेशन होता है? हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर ऐड करना। तो क्या इसमें वाटर ऐड करके हम यहाँ पहुँचते? बिल्कुल नहीं। इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करके पहुँचते थे ना, और कैटालिस्ट लेते थे हम लोग निकल। तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे भैया नुक्से बोला है हाइड्रेशन करके आगे बढ़ोगे या हाइड्रोजनेशन, तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, वाटर तो ऐड नहीं कर रहे। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होगा? हाइड्रोजनेशन, यानी कि वाला करेक्ट हुआ। पार्ट 2 में है कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथीन। इथानॉल यानी कि C2H5OH, उससे जब हम लोग इथीन में आते हैं यानी कि C2H4 में आते हैं तो हमने से बोला है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। इज एन एग्जाम्पल। ये क्या एग्जाम्पल है? डिहाइड्रेशन है या डिहाइड्रोहेलोजेनेशन है? डिहाइड्रोहेलोजेनेशन याद है क्या था? यहाँ पे हम लोग हेलोजन यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन को हटा रहे थे। दूसरा हम लोग का डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी सुखा दे रहा वहां से। तो अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 लगाते हो अगर 170 डिग्री पे, तो क्या बनाएगा? C2H4, और साथ में क्या होता है? पानी निकल जाता है यहाँ से H2O। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो वही बताना कि इथाइल अल्कोहल जब इथीन में आते हैं तो ये कैसा रिएक्शन है? दिस इज द डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। H2C प्लस H2C में अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे बहुत ईजी रहेगा। देखो यहाँ से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हम लोग का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि यहाँ पे अभी कुछ हैंड फ्री है, यानी कि अवेलेबल है कोई नए एलिमेंट या फिर एटम के लिए। यहाँ डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड भी होने से काम चलेगा, तो इसीलिए इस बॉन्ड को हटा करके इसके बदले में 2 क्लोरीन आएगा, एक इसके पास आएगा और एक इसके पास आएगा। ठीक है, साथ में क्या बचा देखो, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, तब तो क्लोरीन बैठा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का प्लस H2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसका नेमिंग बता दो। क्या देखो 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन पे क्लोरीन लटक रहा है, तो 1,2 डाइक्लोरो कर दो। अच्छा सिंगल बॉन्ड वाला देखो डबल कार्बन है ना, यानी कि इथेन, तो हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन हो गया। उसके बाद पार्ट 2 में देखो C2H6 प्लस O2 यानी कि इथेन को बर्न कर रहे हैं। अब जब इथेन का बर्निंग करेंगे तो 2 केस आता है, एक होता है इनसफिशिएंट सप्लाई और एक होता है कंप्लीट यानी कि एक्सेस होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों एक्सेस का केस है हम लोग का। तो एक्सेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। नंबर 2 एडजस्ट करो,
C2H 6 है, यानी कि बैलेंस करो, प्लस O2 है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं और यहाँ पे 7 लगाते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7। अब हम लोग यहाँ पे बर्निंग करते हैं क्योंकि एक्सेस है ना, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 रहता है। तो एक्सेस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस पानी बनता है। अब बैलेंस कर लो, यहाँ पे 4 कार्बन है तो 4 लगा दो, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 6 लगा दो, हो गया। अब आते हैं इसमें पार्ट 3 में, CH4, ये भी एक्सेस वाला केस है, तो यहाँ पे CH4 अब प्लस O2। अब इसको कैसे बैलेंस किए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी देखो एक्सेस है तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब बैलेंस कर लो, यहाँ पे C एक ही है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो तब 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ देखो हम लोग का जो है ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। हम लोग पूरे ऑर्गेनिक के 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में हम लोग कवर किए, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन भी किए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। उसके बाद उसके बेस पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस किए जो तुम लोग के 2024 और 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो तुम लोग क्वेश्चंस भी अच्छे से करोगे, साथ ही साथ जो हम तुम लोग को पढ़ा है उसको पढ़ो, अच्छे से उसको रिविजन करते रहो। एक बार सिर्फ पढ़ लिया और उठा के रख देंगे, ऐसा नहीं करना। अगर एक बार पढ़ोगे उठा के रख दोगे और वही चीज़ को तुम 10-12 दिन के बाद अगर निकालोगे ना तो तुम भूल जाओगे। अब फिर लगेगा सर बहुत टफ है, देखिए हम पढ़ के रख के पूरा ब्लैंक हो गया, तो भाई तुम निकाले भी तो हो, 10-15 दिन के बाद ब्लैंक ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए पढ़ो, उसको डेली रिविजन करते रहो। उसके बाद में जितना क्वेश्चन है उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठो पहले जो थ्योरीज है उसको रिविजन कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इससे डबल फायदा होगा। तुम्हारा टॉपिक भी रिविजन होता रहेगा और उस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं रहेगा। अगर टॉपिक नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे तो टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। और अगर पहले टॉपिक समझ लेते हो, उसको रिवीजन कर लोगे, तो वही 10 क्वेश्चन को करने में कुछ मिनट में ही काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो इसके साथ हम लोग का देखो ऑर्गेनिक का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा तुमको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमको ना कोई वीडियो देखने का जरूरत है, ना कोई बुक स्टडी करने का जरूरत है। हाँ, बुक स्टडी एक अच्छा हैबिट होता है, अगर पूरा सेटिस्फाई हो गए, हाँ मेरा पूरा ये कंप्लीट हो गया, तब एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो हम पढ़ाए हैं, जितना टॉपिक हम पढ़ाए हैं पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है 2024-25, क्वेश्चन भी पूरा अकॉर्डिंगली हम बनाए हैं, तो पहले ये कर लेना, उसके बाद बुक पढ़ना, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया। अब अगर बुक स्टडी करने जाओगे तो फिर टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए पूरा कर लो। जब कंप्लीट हो जाए, तुम सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, सर जो पढ़ा है, सर जो क्वेश्चन दिए, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने जाओगे। ठीक है, अब ट्राई करेंगे हम कि और भी कुछ चैप्टर्स का हम जो है क्वेश्चन तुम लोग के लिए लाते रहे, ताकि तुम लोग के एग्जाम के लिए खूब हेल्पफुल हो। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैनल MSAK इंस्टीट्यूट ICSE 10 2024 एंड 25 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, जो कि तुम लोग के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। अगर तुम लोगों को लगे कि सच में हमारा चैनल तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और तुम लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग हर वीडियो के लिए ₹10 एज गुरु दक्षिणा पेड कर सकते हो, अगर पॉसिबल हो तो। साथ ही साथ जो बच्चे पेड करेंगे, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम, क्लास और उस सेट का नंबर उसी पेमेंट वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि अगर उस क्वेश्चन में कोई डाउट रहे, उस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम लोग को डाउट रहे, हमको जब मैसेज करोगे तो हम उस क्वेश्चन को, यानी कि उस तुम्हारे डाउट को पूरा क्लियर कर पाएंगे।